बिहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चाईबासा के सारंडा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ आज भी जारी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया है, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान और घायल हो गया है। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार से शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 6 जवान घायल हो चुके हैं। चाईबासा के सारंडा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में यह मुठभेड़ लगातार चल रही है और यह मुठभेड़ आज भी जारी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी विस्फोट किया है, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रांची के राज अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। बुधवार से शुरू हुआ मुठभेड़ में अब तक 6 जवान घायल हो चुके हैं। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सारंडा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ आज भी जारी है और लगातार कहा जाए तो सुरक्षा बल नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में आज फिर एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि एक जवान जो कोबरा बटालियन का है वो घायल हो गया और फिलहाल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है। आईडी ब्लास्ट में जवान का एक पैर जो है वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हुआ है। फिलहाल इलाज के लिए यहाँ पर चिकित्सक जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और जवान का इलाज जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि मिसिर बेसरा के दस्ते की सूचना पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी सर्च ऑपरेशन के दरमियान बुधवार को शुरू हुई ये मुठभेड़ अब भी जारी है और नक्सलियों के भी इसमें हताहत होने की सूचना जरूर है, लेकिन अब तक जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। देखना होगा कि सुरक्षा बलों को कब तक सफलता मिलती है, क्योंकि अभी भी इलाके में जो जानकारी के मुताबिक 52 नक्सली हैं वो एक्टिव हैं और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार तेज किया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और सारंडा में नक्सलियों की मुठभेड़ से घायल हुए कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर और एक जवान को आज दिल्ली रेफर कर दिया गया। दरअसल सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर में कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर और एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनको राजधानी रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन आज उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर कर दिया है। दोनों घायलों को दिल्ली भेजने के लिए राज अस्पताल ने एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिससे उन्हें बिना देरी के एयरलिफ्ट किया जा सके। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ आज भी जारी है और लगातार कहा जाए तो सुरक्षा बल नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी फहरिस्त में आज फिर एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें कि एक जवान जो कोबरा बटालियन का है वो घायल हो गया और फिलहाल जवान को बेहतर इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल लाया गया है। आईडी ब्लास्ट में जवान का एक पैर जो है वो काफ़ी बुरी तरह जख्मी हुआ है। फिलहाल इलाज के लिए यहाँ पर चिकित्सक जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और जवान का इलाज जो है वो किया जा रहा है। बता दें कि मिसिर बेसरा के दस्ते की सूचना पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी सर्च ऑपरेशन के दरमियान बुधवार को शुरू हुई ये मुठभेड़ अब भी जारी है और नक्सलियों के भी इसमें हताहत होने की सूचना जरूर है, लेकिन अब तक जो सर्च ऑपरेशन है वो वहां पर शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। देखना होगा कि सुरक्षा बलों को कब तक सफलता मिलती है, क्योंकि अभी भी इलाके में जो जानकारी के मुताबिक 52 नक्सली हैं वो एक्टिव हैं और उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार तेज किया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल वैन के ड्राइवर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने की पुलिस ने कार्रवाई की है। बच्ची की मां के बयान पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। स्कूल वैन के ड्राइवर पर बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। बच्ची की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची से छेड़छाड़ से जुड़ी यह बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। स्कूल वैन के ड्राइवर ने यह घिनौनी हरकत की, बच्ची के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। मां की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई।
और हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां के चौराही थाना क्षेत्र में स्कूल से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं ने स्कूल के हेडमास्टर पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया और 1090 यानी कि 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई की गई और छात्राओं के परिजनों ने थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद आज सभी पीड़ित छात्राओं को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और सभी की मेडिकल जांच होगी। मामले को लेकर परिजनों के बीच आक्रोश है और मामले को लेकर एसडीपीओ वैद्यनाथ प्रसाद ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। उस स्कूल में विजिट की, वो स्थानीय लोगों से बातचीत की, तो मुझे लगा था कोई भी ऐसी 2 लड़की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि CWC में सिर्फ 2 लड़की आई थी स्टार्टिंग में, जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था। तो जब मैं वहाँ पे लड़कियों से बात करी सर, तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्चियाँ, कम से कम 18 से 20 बच्चियां हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज्यादा बड़ी नहीं है। सब लोग मुझसे लिपट के रो रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूता था। तो आज जब मैंने उनको हौसला दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम बोलेंगे, लड़ेंगे। तो जब हमारी बातचीत हुई तो उससे ये हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है और FIR दर्ज करने के लिए कहा गया है। जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है फिर आगे हम और कार्रवाई अपने CWC की ओर से करेंगे, जहां बच्चों के लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं और बच्चियों को आगे हम देखेंगे। और गुमला से बड़ी खबर है, चुटिया नदी में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई है। नहाते समय गहरे पानी में डूब गई दोनों बच्चियां। जानकारी के मुताबिक बसिया थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान एक बहन नदी में डूबने लगी, तभी बचाने के क्रम में दूसरी बहन ने छलांग लगा दी। गहरा पानी होने की वजह से दोनों डूब गईं। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। और रांची से बड़ी खबर है, पुष्पा हत्याकांड में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। 48 घंटे में सैंपल लेने का आदेश दिया गया। GOC मिलिट्री अस्पताल को आदेश दिया है, माता पिता के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए। बोकारो DSP सिटी कोऑर्डिनेट करेंगे। रिम्स से कंकाल का DNA सैंपल लिया गया। कुल 29 सैंपल से इसका मिलान किया जाएगा। GOC अस्पताल की टीम सैंपल लेगी। सैंपल को लेकर CFSL कोलकाता जाएगी। जल्द कंकाल का पोस्टमार्टम का आदेश है। DGP, IG, SP, FSL निदेशक SIT कोर्ट में आए हैं। प्रार्थी बरामद कंकाल को दूसरे का बता रहा है। 21 जुलाई 2025 को लापता हुई थी ये युवती। बोकारो से लापता युवती पुष्पा कुमारी के मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कल भी इस मामले में सुनवाई हुई थी। प्रार्थी की ओर से 4 अधिवक्ता के पैनल ने कोर्ट में जोरदार पक्ष रखा। हम सीधे बात करेंगे अधिवक्ताओं से कि आज कोर्ट में जो एक अहम आदेश आया है, कोर्ट का अहम आदेश मामले में क्या रहा है? देखिए, युवती के जो लापता होने के सवाल है, तो 21 जुलाई 2025 को युवती लापता हुई है। उसके बाद 4 अगस्त को FIR दर्ज किया जाता है, जबकि सन्ना 24 जुलाई को आपका दे दिया गया है। तो कोर्ट का सबसे पहला प्रश्न यही था कि आप 10 दिन के बाद आप FIR क्यों दर्ज करते हैं? तो इसका कोई जवाब नहीं था पुलिस के पास। उसके बाद क्या होता है कि इसमें सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जब होता है, तब अब जाके न्यूज़ आता है कि 11 तारीख को युवती का कंकाल, नर कंकाल बरामद हुआ है, और वो भी चास कॉलेज में जहाँ युवती पढ़ती थी उससे 2 किलोमीटर दूर वहाँ पे नर कंकाल बरामद हुआ है। हमारा सबसे पहला एलिगेशन यही था, जो कंकाल है वो युवती का नहीं है, क्योंकि अब अगर कंकाल को अब देखा जाएगा तो उसे देख के ही लगता है कि जो कंकाल है वो कुछ करीबन 2-3 साल पुराना है। और उनका ये कहना था कि जो कंकाल है एक झाड़ी के पीछे फेंका हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई कंकाल झाड़ी के पीछे अगर बस यूं ही फेंका हुआ हो तो उसमें बदबू तो आएगी आसपास के एरिया में, बट ऐसा कुछ नहीं पाया गया और कोई कुछ नहीं कहता। तो ये हमारी तरफ से संदेह में है कि ये जो कंकाल है ये युवती का नहीं है। जी, अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है, अभी रिपोर्ट्स हमारे पास आई नहीं है। आज भी जो अपीयर किए थे AG सर, हमारे सब लोग स्टेट साइड से जितने लोग भी अपीयर किए, तो आदेश यही आया है कि रिपोर्ट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जो सैंपल्स को है रिम से कलेक्ट करेंगे। टोटल 29 पैकेट्स में सैंपल्स हमें मिले हैं, उसको कलेक्ट करके हम लोग भेजेंगे मिलिट्री हॉस्पिटल नाम को। वो हेड जो SIT के है अभी, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो उनको हेल्प करेंगे उन पेरेंट्स का DNA सैंपल कलेक्ट करने के लिए, और जो DNA सैंपल्स है रिम्स में स्केलेटन का, वो दोनों को लेके भेजने के लिए CSFL कोलकाता में।
और ये भी आदेश हुआ था कि जो पहली एसआईटी टीम थी उसके इंटरनल इंक्वायरी चल रही थी उसके अंडर, और जो सेकंड एसआईटी टीम है उसके हेड को भी बोला गया। पहले एसआईटी टीम को इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। जाहिर है कि जो अगली सुनवाई 7 मई को होगी वो बेहद अहम होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और बोकारो से बड़ी खबर है, पुष्पा हत्याकांड में सैंपल लिया गया है। माता पिता का आज डीएनए सैंपल लिया गया। हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच अस्पताल लाया गया। आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। माता पिता ने नार्को टेस्ट की मांग की। पिंडरा जोरा थाना पुलिस लेकर पहुंची है। बोकारो से बड़ी खबर है, पुष्पा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुष्पा हत्याकांड में सैंपल लिए गए। माता पिता का आज डीएनए सैंपल हुआ। हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच अस्पताल लाया गया। आरोपी के नार्को टेस्ट की भी मांग की जा रही है। माता पिता ने नार्को टेस्ट की मांग की। पिंडरा जोरा थाना पुलिस लेकर पहुंची। लड़की का अंकल मिला ना, तो उसी के लिए जांच हो रहा है मम्मी पापा का। उसी के आधार से प्रशासन लोग लेके आए हैं, प्लाट ले लिया मेरा पति का डीएनए। वो तो बोला तुम्हारा लड़की का जो कंगन ये सब मिला है उसमें मैच करेगा। जब वास्तविक आपका लड़की है कि नहीं ये सब होगा। क्या लग रहा है आप लोग को लड़की नहीं है? हम लोग को तो कुछ पता नहीं, जो उसमें मिल रहा है तो वही लड़की होगा, दूसरा कैसे हम लोग बोल सकते। और हम लोग शुरू से ही बोले थे जो भी किया है दिनेश से किया है, अभी भी बोल रहा है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से स्वर्ण रेखा नदी के पास मिसाइल बम मिला है, जिसके बाद इलाके में फिर सनसनी फैल गई। बरामद बम का वजन 200 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। बम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक बहरा गोड़ा के पानीपोड़ा में मछली पकड़ने गए लोगों को बम मिला। आपको बता दें कि इससे पहले भी इलाके में 2 मिसाइल बम मिल चुके हैं, जिसे सेना के जवानों ने डिफ्यूज कर दिया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है और मामले की जांच जारी है, लेकिन बार बार जो बम मिल रहे हैं उसके बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये वो बम की तस्वीर जिसका वजन 200 किलो बताया जा रहा है और ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान का बम बताया जा रहा है। कुछ इसी तरह के बम 2 डिफ्यूज कर चुकी है सेना। एक बार फिर उसी स्टाइल का ये बम एक बार फिर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये अमेरिकन बम बताया जा रहा है, अमेरिकन स्टाइल का ये बम जिसका वजन 200 किलो के आसपास बताया जा रहा है। इससे पहले जो 2 बम मिले थे वो भी तकरीबन इसी स्टाइल के थे और इसी वजन के आसपास के वो भी 2 बम थे। लेकिन इस बार जो बम मिला हुआ है उसके बाद से डर का माहौल ज्यादा फैल रहा है। और जमशेदपुर में अचानक से कहां से ये बम आ रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं ये बम, या ये युद्धकालीन के बम है जो उस समय यहां पर गिरे होंगे और अब ये अचानक से मिले हैं। कई सवाल हैं जो लोगों के मन में इस समय कौंध रहे हैं। और खबर हजारीबाग से, जहां ट्रेजरी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 पुलिसकर्मी शंभू कुमार, रजनीश सिंह और धीरेन्द्र शामिल हैं। वहीं जांच के दौरान उनकी पत्नियों की भी संलिप्तता सामने आने के बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि पिछले 8 सालों में ट्रेजरी से 15 करोड़ से अधिक की अवैध निकासी की गई। इस पूरे मामले में 21 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया गया, जिनमें करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि सुरक्षित की गई। पहले तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई करना चाहिए और पूरे ट्रेजरी को एक बार फिर से वेरीफाई करके जो है उसके सैंटिटी को बरकरार होना चाहिए। इस देश के, इस राज्य के खजाने का एक एक पैसा, ये जनता का पैसा है, उसका अकाउंट और उसका प्रयोग बिल्कुल जनता के अनुरूप होना चाहिए, जनता के हितों के लिए होना चाहिए। इसको लूटने का अधिकार जो है वो किसी को नहीं है। तो जिला प्रशासन को भी चाहिए और राज्य सरकार को चाहिए कि कम से कम, हमको लगता है कि पूरे स्टेट का विषय बनेगा। अगर पूरा जांच हो तो ये पूरा राज्य में बनेगा। कोई देखने वाला नहीं है कि वेतन उठा रहा है,
और कोई जांच उसकी नहीं हो रही है, सब कुछ चला जा रहा है। जो नया रिक्रूट आया उसका भी वेतन जा रहा है और ऊपर के पदाधिकारी जो है वो नोटिस ही नहीं किए कि खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं डिमांड करता हूं कि पूरे झारखंड इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जो ट्रेजरी घोटाला चल रहा था ये सरकार के संज्ञान में नहीं था। सरकार के संज्ञान में जिस दिन से आई हुए है, लगातार लोग जेल जा रहे हैं और कड़ी टू कड़ी सारे पकड़ में आ रहे हैं। सरकार किसी को बकसने वाली नहीं है। कुल 5 लोगों की जो संलिप्तता पाई गई थी, जिसमें कि 3 पुलिस विभाग के कार्यरत कर्मी थे और बाकी 2 उनके परिवार वाले थे। उन सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बाकी आगे विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। खास करके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे उस पर काम किया जा रहा है कि कैसे ये गलत जो निकासी है वो की गई। मनी ट्रेल जो है, जो पैसे की निकासी हुई, फिर किस तरीके से आगे विभिन्न बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उसको फर्दर ट्रांसफर किया गया। तो कई सारे बिंदु हैं जिस पर कि अभी अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग इसमें और अधिक एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट फाइल करने का काम करेंगे। हजारीबाग में ट्रेजरी घोटाले मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बता दें कि जहां एक तरफ हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने सरकार पर जो है कई सवाल खड़ा किए हैं और उन्होंने जो है कार्रवाई की मांग की है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी जो है इस पर बातें उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि इसमें सरकार का किसी तरह का कोई संलिप्तता नहीं है। रही बात पुलिसकर्मी की, तो उस पर जो है लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रही है और उन्होंने भी मांग किया है कि जो भी गलत कर रहे हैं उन पर जो है प्रशासन सख्त हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। देखने वाली बात होती है कि यह जो जांच की आंच है वो कहां तक पहुंचती है और इस पूरे ट्रेजरी घोटाले मामले में और भी किन लोगों का नाम सामने आता है और पुलिस जो है कार्रवाई करती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और रांची से बड़ी खबर है, जेवर की दुकान में बड़ी चोरी हुई। छत के रास्ते दुकान में चोर घुसे, अल्वेस्टर शीट को तोड़कर दुकान में घुसे थे चोर। सोने चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। गोंदा थाने की पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है। कांके रोड स्थित जेवर की दुकान में यह चोरी की घटना हुई। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरी दुकान इस समय खाली नजर आ रही है क्योंकि चोरों ने बड़े शातिर अंदाज में इस दुकान में चोरी की है। अल्वेस्टर की शीट को काटकर अंदर घुसे और उसके बाद सोने चांदी पर हाथ साफ कर लिया। कैश भी अपने साथ ले गए। साथ ही साथ सीसीटीवी का जो डीवीआर था उसे भी चोर अपने साथ ले गए। अब बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां रजरप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण के दायरे में आने वाली 254 दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया। अधिकतर दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानें हटा दी, जबकि कुछ दुकानदारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान रामगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात रहे। प्रशासन ने 25 मार्च को नोटिस जारी कर 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रभावित दुकानदारों के एक हिस्से में पुनर्वास का निर्देश दिया। अंचल अधिकारी चितरपुर द्वारा 254 दुकानों को यहाँ चिन्हित किया गया है जो अतिक्रमण के दायरे में आ रहे हैं। उनके द्वारा सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आज व्यापक पैमाने पे मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल उपस्थित हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकान अपनी स्वेच्छा से ही अपनी दुकान को हटा ले रहे हैं और बाकी जो दुकान स्वेच्छा से नहीं हटाएंगे उनको बलपूर्वक हटा दिया जाएगा। और उत्पाद सिपाही परीक्षा मामले को लेकर बीजेपी लगातार जेएमएम पर हमलावर है, जबकि सरकार इस पूरे मामले को पेपर लीक का मामला मानने से इनकार कर रही। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है उससे पूरे मामले में लीपापोती की जा रही। सरकार अगर निष्पक्ष है तो पूरे मामले को सीबीआई को इस जांच को सौंप दे। को जो उत्पाद सिपाही की बहाली को लेकर रिटर्न एग्जाम हो रहा था, उसके एक दिन पहले 179 बच्चे तमाड़ के रड़गांव में गिरफ्तार हुए। उनके साथ अतुल्य वत्स जो इंटरनेशनल गिरोह का सरगना है वो भी वहां पर सशरीर उपस्थित था, वो भी गिरफ्तार हुआ। आनन फानन में पुलिस महकमा रात में पहुंच करके इन सारे प्रकरण को लीपापोती करने का प्रयास कर रहा है। सरकार
के इशारे पे पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है। अगर जेएमएम मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके मन में कोई छल कपट नहीं है, कोई पाप नहीं है, आप यहाँ के नौजवानों को निष्पक्ष न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जो हम लोगों ने मांग रखी है राज्यपाल के पास, आपसे भी यही अनुरोध करते हैं कि आप सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने स्पष्ट हो जाएगा। और जेएमएम ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। कहा, महिला आरक्षण बिल की आड़ में केंद्र की सरकार सीमांकन करना चाहती है और सिर्फ परिसीमन करने की साजिश कर रहे हैं। अब आयोग के पास जनसंख्या ही नहीं होगी तो महिलाओं को आरक्षण कैसे देंगे? जातीय जनगणना नहीं होगी तो आखिर महिला आरक्षण कैसे दिया जाएगा? बीत गया, 24 बीत गया था, 6 महीना, 25 का 12 महीना बीत गया, 26 का 1/3 महीना बीत गया। कहीं से भी जनसंख्या जो सेंसस होता है, जनगणना, इसकी बात आई क्या? तो फिर ये आरक्षण आप लागू कैसे करेंगे? करना आपको है कि आपको परिसीमन करना है। आपने बड़ी सभा बनाई, 824 लोगों के बैठने की, उसको आपको भरना है। ये साजिश है परिसीमन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का संशोधित प्रस्ताव को संसद के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसे लेकर सियासत तेज है। जेएमएम और कांग्रेस जहां इसे छलावा बता रही हैं, तो परिसीमन का फायदा उठाने के लिए इस अधिनियम का फायदा उठाने की बात कह रही। आरक्षण देने में थोड़ी सी भी ईमानदारी है सरकार में? आज तो 11 वर्ष से भी ज्यादा हो गए इस सरकार को। आज नींद टूटी है इनकी। कोई ईमानदार प्रयास इनके द्वारा नहीं किया जाता। महिलाओं के प्रति कोई सम्मान इस सरकार में नहीं है। व्यभिचारियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। महिला आरक्षण के नाम पर केंद्र की सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। इसका मुख्य एजेंडा है परिसीमन करना, जो हमें लगता है कि इसके बहुत गंभीर परिणाम होने जा रहे हैं। आज जब ये फिर से मूर्त रूप ले रहा है, हालांकि ये तो पहले कानून बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि शायद 2029 तक जनगणना के आंकड़े नहीं आएंगे तो ये विधेयक मूर्त रूप नहीं ले पाएगा, ये कानून सही से नहीं हो पाएगा। तो अब संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत 2011 की जनगणना के आधार पर अब जो भी है वो महिला आरक्षण होगा और 2029 के चुनाव पर डिलिमिटेशन के साथ महिला आरक्षण का होगा। लेकिन कांग्रेस आज भी इसका विरोध कर रही है बहाने बनाकर, यानी इनका महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का।